नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी अध्यापक अध्यापकाओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ कि आप देख सकें कि पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। तो लगातार मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज जो है हिंदी 2022 का पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं कि 2022 में हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। पहला प्रश्न है, किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो वह कौन सी प्रणाली है? वह जो प्रणाली है वह है प्रश्नोत्तर प्रणाली। कौन सी प्रणाली? प्रश्नोत्तर प्रणाली में सक्रियता बनी रहती है। जागृत शब्द का विलोम शब्द है। जागृत का विलोम शब्द होता है सुषुप्त। क्या होगा? सुषुप्त। इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? पुस्तक है। कौन सा है? पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों की शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो संकोच ये भी है, झिझक, शर्मीला होना, यानी उपयुक्त सभी इसमें दा सही हो जाएगा। ये सब जो है बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक बनते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। 22 में सही हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। उपसर्ग क्या है? उदाहरण समझाइए। उपसर्ग की परिभाषा आपको लिखनी है। तो किस तरह से लिखेंगे? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं या उसकी विशेषता बढ़ा देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रकार यहाँ दिया गया है। कल भी मैंने बताया था कि किस तरह से, जैसे लिखा गया है सत्य। क्या? एक शब्द है सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है? सच्चा। इसके आगे लगता है उपसर्ग। आ लग गया, आ उपसर्ग लगा। अब इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ ना। यहाँ लिखा गया अर्थ में बदलाव कर देते हैं। ये देखिए, ये लाइन अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो बदलाव कर दिया, असत्य माने अब हो गया झूठा। तो ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यह 6 प्रकार के समास होते हैं। छा संयुक्त शब्द किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छा संयुक्त अक्षर है, किन से मिलकर के बना है? का और शा से मिलकर के बना है। किससे? का और शा से। तो छा के बाद कौन सा आता है? छ के बाद आता है त्रा। छा त्रा। तो त्रा किससे मिलकर के बना है? ता, इसके नीचे हल चिन्ह, रा, रा के नीचे भी हल चिन्ह, फिर आ, इससे बन गया त्रा। फिर ज्ञा, बहुत ही जरूरी, इसको जान लीजिए। ये भी हो सकता है कि अगली बार ये पूछा जाए। तो ज्ञा किससे मिलकर के बना है? जा, या और आ। है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। तो दो शब्द बनाना है। प्रत्यय दिया गया है आई। कौन सा प्रत्यय है? आई। तो लिखाई, पिटाई, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या हो सकता है? ये देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति से वक्ता अपने विचारों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकता है। यह व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। मौखिक अभिव्यक्ति से नई जानकारी को याद रखने में मदद मिलती है। पत्र के प्रकार लिखिए। कल भी प्रश्न आया था कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर बताइए। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, यानी ये औपचारिक पत्र जो है वह किसको? अधिकारियों को, अधिकारी को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाएगा? मित्र को लिख सकते हैं, सगे संबंधी को लिख सकते हैं, है ना? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, गद्य पढ़ने से बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास होता है, भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है, शुद्ध वाचन की योग्यता आती है, तार्किक शक्ति का विकास होता है और बच्चों को भाषा की बारीकियां समझने में मदद मिलती है। बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है और गद्य शिक्षण से बच्चों में अस्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। तो 8 दिए गए, इनमें से आप अगर 3, 4, 5 तक लिख के आते हैं तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि ये लघु उत्तरीय है, इस नाते थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। छात्रों में उच्चारण संबंधित सुधार हेतु तो 2 उपाय लिखिए। तो उच्चारण संबंधित सुधार के लिए कोई 2 उपाय लिखना है। हालांकि यहाँ तो कई उपाय लिखे गए हैं, लेकिन कोई 2 उपाय आप लिख करके आए, पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो कौन सा उपाय करेंगे कि उनका उच्चारण सही हो? सबसे पहले स्वर और व्यंजन के उच्चारण भेद समझाएं। स्वर का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं और व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे, यह आपको समझा देना होता है, जिससे उनका उच्चारण सही होगा, है ना? दूसरा क्या है? छात्रों को व्याकरण के नियमों के बारे में बताएं। व्याकरण के नियमों के बारे में बताएं, जैसे स्वर और व्यंजन का एक मैं लिख रहा हूँ, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, अभी आप देखें, इसको बहुत सारे लोग गलत भी पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा जा रहा है हरि और दूसरा लिखा गया है हरि। तो अगर आप इस स्वर के उच्चारण को सही सही नहीं बताते हैं कि यह स्वर छोटी ई जो है यानी हरि, इसको पढ़ेंगे हरि और इसे पढ़ेंगे हरि, अगर उच्चारण का भेद नहीं बताते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बता करके आप उन बच्चों का उच्चारण संबंधी जो त्रुटि हो रही है उसको आप सुधार सकते हैं। तो छात्रों को वर्तनी के शुद्ध उच्चारण के बारे में बताएं। देखिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करने के बारे में आपको बताना चाहिए, सारे अध्यापकों को बताना चाहिए, जिससे कि उच्चारण संबंधित जो सुधार हैं वो हो सके। छात्रों को निरंतर बोलने का अभ्यास कराएं, संगीत और कविताएं सुनाएं, शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों से परिचित कराएं। बहुत सारे हैं, 8 दिए गए हैं, इनमें से कोई आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है? काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। काल किसे कहते हैं? बहुत जरूरी। काल जो है क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का समय पता चले, है ना? काम के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। हिंदी में काल के 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। तो वर्तमान काल जानते हैं, जिस समय में कोई काम हो रहा हो उसे वर्तमान काल कह रहे हैं। कार्य जारी है, कार्य हो रहा हो। वर्तमान काल में क्रिया को ता है, ती है, ते है आदि के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर कहा गया रमेश जाता है, तो ता इसमें आया, सीता खाती है, ती आ गया। तो ता है, ती है, ते है अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाएं कि वहां वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है? जिस क्रिया से किसी काम के खत्म होने का पता चले, खत्म होने, किसी काम के खत्म होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी जैसे शब्द होते हैं। जैसे वह जा रहा था, तो अपूर्ण भूत है, जा रहा था। उसने खा लिया, यानी इससे ये पता चल रहा है कि
कार्य जो हो रहा था वह पूरा हो चुका है, वह पूर्ण हो चुका है। तो जब कार्य पूर्ण हो जाए वह भूतकाल कहलाता है, खत्म हो गया है। कोई भी काम अगर खत्म हो गया है तो वह भूतकाल कहलाएगा। भविष्यत काल क्रिया का आरोप जिससे पता चलता है कि कोई काम अभी नहीं हुआ है, कोई काम अभी हुआ नहीं है, वह होने वाला लेकिन भविष्य में होगा। इसकी पहचान क्या है? गा है, गे है, गी है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, रोहन कल दिल्ली जाएगा। तो गा, गे, गी, ये इसकी पहचान है। काल समझ गए होंगे, काल किसे कहते हैं? दो प्रश्न इसमें भी है। काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। तो काल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख दीजिए, काल के भेद आप बता दीजिए। दोनों अंक आपको, 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो कविता शिक्षण के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वह क्रमशः भावों के अनुसार वाचन कराना चाहिए, भावों के अनुसार वाचन कराना चाहिए, मानक उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों में कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना चाहिए, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं विकसित करना चाहिए, छात्रों में कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की क्षमता का विकास करना चाहिए, है ना? ये सारी बातें हैं जिससे कि कविता शिक्षण बहुत ही रोचक बनता है, बहुत ही रोचक बनता है। उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी गति, विराम चिन्हों का, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे लोगों के समक्ष कविता सुनाने की योग्यता विकसित करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना, ये जो है कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? पत्र लेखन, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, अनावश्यक बातें, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए, आत्मीयता झलकनी चाहिए, इसे लगे कि हाँ, कि हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इस तरह की भाषा शैली का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और छोटा रखना चाहिए लिखते समय, संक्षिप्तता यानी होनी चाहिए उस पत्र की, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, आत्मीयता झलकनी चाहिए, शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयुक्त चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर आप विराम चिन्हों का, है ना, उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ गलत अर्थ भी हो सकते हैं। पत्र में प्रयुक्त भाषा में अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। प्रेषक और प्रापक के नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र में विषय से भटकना नहीं चाहिए। ये जो है एक अच्छा पत्र लिखने की विशेषताएं होती हैं। इतनी सावधानियां रख करके कोई भी पत्र आप लिख रहे हैं लिखिए। तो ये सारी बातें हैं जो 10 बिंदुओं में बताई गई हैं। इनका ध्यान रख कर आप पत्र लिख सकते हैं। वह पत्र आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें भी देखिए 2 प्रश्न हो गया, क्रिया विशेषण हो गया और उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले या उसके बाद आ सकता है। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बालिका तेज दौड़ती है, तो दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, लेकिन इस दौड़ने का जो विशेषण है वो तेज है, हुआ ना, तेज विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बता रही है। ईशा मधुर गाती है, तो मधुर क्या हुआ? विशेषण, यानी क्रिया विशेषण हुआ। वे सुंदर लिखते हैं, सुंदर क्रिया विशेषण हुआ। तो ये थे आज के प्रश्न। अब आपको थोड़ा सा ये बता दें कि अगर आप इस तरह से लिख करके आते हो, क्या ध्यान रखेंगे? किस तरह के
एग्जामिनर क्या तलाश करता है? तो एग्जामिनर यही खोजता है कि आपने कितनी सटीकता के साथ प्रश्न का उत्तर दिया है ना? इधर-उधर की बातें नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि लगभग लाओ इसको हम 100 शब्दों में लिख दें या फिर 20 शब्दों में केवल लिख दें, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक मानक जो आदर्श होता है, मान लीजिए अगर कहा गया कि आप 50 शब्दों में लिखें, तो 10 शब्द इधर-उधर हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 इधर-उधर हो सकते हैं, है ना? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।